वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा जो अपकमिंग पेड बैचेस अनाउंस किए जा रहे हैं इसके बारे में देख लीजिए। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की पूरी तैयारी के लिए और 2025 के मेंस की तैयारी के लिए हमारा पेड बैच शुरू हो रहा है। 6 मार्च से आप एडमिशन लेकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के एग्जाम के लिए हमारा पेड बैच 8 मार्च से शुरू हो रहा है और बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी के लिए 11 मार्च से हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है। तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदर पेड बैचेस के भी यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखे हुए हैं। किसी भी पेड बैच को आपको ज्वाइन करना है, इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कभी भी। बाकी आरओ अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए, आरओ के प्रीलिम्स 2025 की पूरी तैयारी के लिए पेड बैच हमारा फुल फ्लेज्ड इसी मंथ से मिड से शुरू होने वाला है। डेट आपको जल्द बता दी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फरवरी मंथ 2024 का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे एग्रीमेंट सेक्शन पर। मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ है पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के लिए, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, भारत सरकार के बीच। भारत सरकार की नदी जोड़ो परियोजना की जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना है, यानी कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये कब आया था? ये बहुत पहले आया था 1980 में। तो उसके तहत दूसरी परियोजना ये अप्रूव कर दी गई फाइनली, मॉडिफाइड काली सिंध चंबल पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के तहत ये सेकंड प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला प्रोजेक्ट कौन सा था। पहला प्रोजेक्ट सबसे पहला इस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के तहत था केन बेतवा प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच। केन बेतवा प्रोजेक्ट नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के तहत पहला प्रोजेक्ट था, ध्यान रखिएगा, केन बेतवा, यूपी और मध्य प्रदेश के बीच। सेकंड एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ यूए की एडनॉक नामक गैस कंपनी और गेल इंडिया लिमिटेड के बीच, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एडनॉक के बीच 10 वर्ष के लिए यहाँ पर समझौता हुआ है। प्रति वर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। LNG में लगातार भारत आगे बढ़ना चाहता है अब, तो इस वजह से ये एक एग्रीमेंट इस दिशा में किया गया है। एयरबस और CSIR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के बीच समझौता हुआ है। CSIR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका देहरादून में। तो एयरबस के साथ समझौता किया गया है कि जिससे नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सके और टेस्ट किया जा सके, क्वालिफाई किया जा सके इंडिजिनस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में भी आगे बढ़ना है। अगर हमको नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है 2070 तक, तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी चाहिए। तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट चाहिए जिससे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को हम लोग सर्टिफाई कर सकें, क्वालिफाई कर सकें उसको। गोवा सरकार और विश्व बैंक के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था जलवायु तन्यकता बढ़ाने के लिए। गोवा में ये समझौता किया गया था टू मोबिलाइज कंसेशनल फाइनेंस टू इम्प्लीमेंट लो कार्बन एंड क्लाइमेट रिजाइलेंट इन्वेस्टमेंट। तो क्लाइमेट रिजाइलेंट इन्वेस्टमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक और गोवा की गवर्नमेंट के बीच ये समझौता हुआ है। नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान के मध्य एक समझौता हुआ है। नोकिया अपना एक 6G लैब डेवलप कर रहा है। कहाँ पे डेवलप कर रहा है? बेंगलुरु में। तो ये आपको याद रखना है, नोकिया ने अपने 6G लैब बेंगलुरु में डेवलप किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु के साथ मिलकर के ये 6G रेडियो आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं कि 6G का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। जैसे भारत अभी जानता है केवल 4G के यूसेस क्या है, हम लोग 4G डोमिनेंट हो चुके हैं। 5G में हम लोग देख रहे हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं 5G को। तो 6G पर भी काम हमने शुरू कर दिया है। अपॉइंटमेंट यहाँ पर देखेंगे फरवरी 2024 के। तो सबसे पहले यहाँ पे संजय वर्मा नए मेंबर आए हैं यूपीएससी में। इनको शपथ किसने दिलाई है? इनको शपथ दिलाई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन श्री मनोज सोनी ने। श्री अनिल कुमार लाहौटी ये न्यू चेयरपर्सन बन गए टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ट्राई के, जो टेलीकॉम सेक्टर को भारत में रेगुलेट करने वाली बॉडी है। चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के अरेस्ट के बाद ये 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं झारखंड के। इनको शपथ दिलाई थी राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन बन गए हैं मुख्यमंत्री। इसके बाद न्यायाधीश प्रसन्ना बी वार्ले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये बनाए गए थे और इस तरीके से ये कह सकते हैं हम लोग जजेस की संख्या 34 पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के कह सकते हैं 17वें सुल्तान यहाँ बने हैं, जो मोनार्च वहाँ पे होता है। तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये मलेशिया के मोनार्च बने हैं। वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। नवाफ सलाम लेबनानी जज ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। नवाब सलाम ने किसको रिप्लेस किया है? जॉन डोनग। तो इसमें दो कह सकते हैं पद बहुत जरूरी होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। प्रेसिडेंट नवाब सलाम लेबनान से,
और वाइस प्रेसिडेंट बनी है जूलिया सेबुटिंडे, ये युगांडा से है। तो इन दो के नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे है ये हेडक्वार्टर। मिसलेनियस में सब हमने कराया हुआ है। ऋतु बहारी चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। मतलब जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ये जज थी, अब चीफ जस्टिस बन करके आई हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बन करके आई हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट में। इनको जो है शपथ किसने दिलाई, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने, जो कि राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव चीफ जस्टिस बन करके आए राजस्थान हाई कोर्ट में। मियो ओका ये भारत में एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर बनी है, कंट्री डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। ये कहाँ को बिलोंग करती हैं, जापान को, जापान। उलाज बेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और प्रीति राजा की भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनकर के आई हैं। प्रीति शूटिंग स्पोर्ट्स में हवलदार के रूप में सेना में नियुक्त होने वाली पहली मेधावी खिलाड़ी भी थी। भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रीति राजा फर्स्ट फीमेल या फर्स्ट वुमेन सूबेदार इन इंडियन आर्मी। श्री नीतीश कुमार बीजेपी जेडीयू अलायंस से ये 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेकर के आए हैं। इनको शपथ दिलाई थी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने, जो इस समय बिहार के राज्यपाल हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, 9वीं बार, रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली नीतीश कुमार ने। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेटर हैं, लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकन बनाए गए हैं। पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के ऑफिस ने इनको नियुक्त किया है। सिंधु गणपति ये सदर्न रेलवे की फर्स्ट ट्रांस वुमेन टीटी बनी है। सतनाम सिंह संधू राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा। आप कोई कमेंट करके बताइए कि किस आर्टिकल में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रेसिडेंट मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। श्री अजय नारायण झा पूर्णकालिक सदस्य बन करके आए हैं। एनी जॉर्ज मैथ्यू पूर्णकालिक सदस्य, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्य और सौम्य कांति घोष अंशकालिक सदस्य 16वें वित्त आयोग के बन करके आए हैं। 16वां वित्त आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, श्री अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं। और इसके सेक्रेटरी हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। इनको जो है रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है, हमने लास्ट मंथ बताया था। तो ये रट लीजिएगा मेंबर्स के नाम। इसमें आगे भी जब तक ये कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन का टेन्योर है, अगले 1 साल 2 साल तक आपको इन मेंबर्स के नाम रटे होने चाहिए, क्योंकि इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मेंबर हैं, कौन से नहीं है। अजय नारायण, एनी जॉर्ज, निरंजन राजाध्यक्ष और डॉक्टर सौम्य कांति घोष ये अंशकालिक है। ऋषभ शेट्टी अभिनेता निर्देशक जो है 100% इंडिजिनस ब्रांड जो है कॉटन का रामराज ब्रांड, उसके एम्बेसडर ही बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष लगातार तीसरे वर्ष नियुक्त किए गए हैं। श्री अंशु माथुर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार बने हैं लागत से संबंधित। प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश राज्य के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बन गए हैं। इन्होंने रिप्लेस किया डीजीपी विजय कुमार को। संजय कुमार जैन भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC के चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये नए वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नायब बुकेले ये प्रेसिडेंट बने हैं, एल सल्वाडोर के री इलेक्ट किए गए हैं। एल सल्वाडोर की बात करें तो ये आपका पड़ता है यहाँ पर, ये है एल सल्वाडोर। कहाँ पड़ा, ये करीबियन सी में साउथ अमेरिका के पास पड़ता है। मेक्सिको जो है इससे हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल नज़दीक है, और ये इक्वेटर के ऊपर पड़ता है। कई बार ये कंट्रीज़ में आजकल पूछने लग रहे हैं या आइलैंड में कि वो किस रेखा के पास है, तो इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में पड़ता है ऊपर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पड़ता है। तो ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ता है एल सल्वाडोर, कैरेबियन सी में, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अहमद अवाद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए। यमन के प्रबोवो सुबियांतो पूर्व जनरल इंडोनेशिया के नए राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर इन्होंने जोको विडोडो का स्थान ग्रहण कर लिया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनकी पार्टी का नाम है, ध्यान रखिएगा, शहबाज शरीफ। इसके बाद गीता बत्रा भारतीय अर्थशास्त्री, विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की पहली महिला निदेशक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की पहली महिला डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा। रियो अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी, वहां पर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है सेटअप किया गया था, ये याद होना चाहिए आपको। जयसिंता कल्याण इंडिया फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर बनी है, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी है, मरियम नवाज। AS राजीव केंद्रीय जो कह सकते हैं सतर्कता आयोग है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें नए विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं AS राजीव। CBC एक्ट 2003 जिसके तहत स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था CBC को, इसमें कहा गया है कि 3 सदस्यीय निकाय होता है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, वो कौन है इस समय, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इनके अलावा 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। एक विजिलेंस कमिश्नर ऑलरेडी हैं अरविंद कुमार और दूसरे आ गए एएस राजीव, तो ये ध्यान रखना है आपको। न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एएस राजीव, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये अपॉइंट किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको अपॉइंट किया है। हालांकि इनके सिलेक्शन के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, सिलेक्शन कमेटी बनती है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, लेकिन इनका चुनाव जो है करने वाली 3 सदस्यीय समिति में शामिल कौन कौन होते हैं? राज्यसभा के उपसभापति पैनल का पुनर्गठन किया गया है। राज्यसभा के सभापति का एक पैनल होता है। इसमें क्या होता है कि जब सभापति और उपसभापति दोनों ही एब्सेंट होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एब्सेंट हो और दूसरे भी एब्सेंट हो, तो इन 8 में से कोई भी व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है। जैसे कोई भी एब्सेंट है हमारे उपराष्ट्रपति के अलावा, यानी कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के अलावा कोई भी एब्सेंट होता है, तो ये इनमें से कोई भी सदस्य अध्यक्षता करेगा। जैसे श्रीमती रमीलाबेन बेचार भाई बारा ये बनी है, पैनल में नियुक्त की गई हैं। श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्रीमती मासूम नूर, अमी याग्निक, कनक मेदला, रविंद्र कुमार और प्रभाकर रेड्डी, वेमी रेड्डी, मनोज कुमार झा और लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर पीजी वत्स, इनको उपसभापति के पैनल में शामिल किया गया है। अवार्ड एंड ऑनर देख लेते हैं हम लोग। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये प्यारेलाल शर्मा को मिला है। स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार, स्कोप एक्सीलेंस अवार्ड ये आरईसी लिमिटेड को मिला है विशेष संस्थागत श्रेणी में डिजिटलीकरण के लिए। स्कोप की स्थापना 1973 में हुई थी, जिससे कॉम्पिटिशन्स को प्रमोट किया जा सके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में, प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस और कंपटीशन को प्रमोट किया जा सके, इसके लिए स्कोप अवार्ड दिए जाते हैं। इसके बाद द एसेट AAA अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस ये मिला है आरईसी को ही। सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड आरईसी को मिला है, और ये वाला अवार्ड भी स्कोप एक्सीलेंस अवार्ड भी आरईसी को ही मिला है। तो ये दोनों अवार्ड मिले हैं आरईसी को। इसके बाद बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी 2023 का पुरस्कार, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 मैरी कॉम बनी है बीबीसी के द्वारा, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है सर कैनी डॉलग्लिश को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पीटी उषा को, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर बीना मोदी को मिला है, चेयरपर्सन ऑफ मोदी इंटरप्राइजेस। राजनाथ सिंह जी ने इन्हें स्वयं पुरस्कार सौंपा था। अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना विषय पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर ये पुरस्कार बीना मोदी को मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनूर ये शशि थरूर को मिला है। अभी पिछले साल पीएम मोदी जी को मिला था जब वो फ्रांस की यात्रा पर गए थे। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है साउथ इंडियन बैंक को मिला है। साउथ इंडियन बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार। भारत रत्न इस बार 5 लोगों के लिए अनाउंस किए गए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत बिहार के मुख्यमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें पूर्व उप प्रधानमंत्री, MS स्वामीनाथन मरणोपरांत कृषि वैज्ञानिक, PV नरसिम्हा राव मरणोपरांत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, LPG रिफॉर्म्स इन्हीं के समय में आया था। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री। तो ये है यहाँ पे। जीवन रक्षा पदक मिला है शशिकांत कुमार को, रेलवे सुरक्षा बल RPF के कांस्टेबल। ब्लावाटनिक पुरस्कार ब्रिटेन का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है। राहुल R नायर को, मेहुल मलिक को, तन्मय भरत को मिला है। तीनों भारतीय साइंटिस्ट्स हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट वुशु की श्रेणी में ये नौरेम रोशबीना देवी मणिपुर से जो वुशु खेलती हैं, इन्हें मिला है इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन के द्वारा। KPP नंबियार पुरस्कार ये S सोमनाथ को मिला है, इसरो के जो इस समय अध्यक्ष हैं। नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड ये मिला है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को और ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और स्पोर्ट्स अफेयर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। महागौरव 2024 सम्मान ये निखिल मुकुंद वाघ को मिला है, महाराष्ट्र की सरकारी पुरस्कार देती है। वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर वॉरियर अवार्ड ये नोएडा को मिला है, नोएडा शहर को वाटर वॉरियर का अवार्ड ये मिला है। किस कैटेगरी में? बेस्ट STP कैटेगरी में। STP का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैटेगरी में और वाटर रीयूज की कैटेगरी में। तो बेस्ट STP कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा वाटर डाइजेस्ट का वर्ल्ड वाटर वॉरियर अवार्ड मिला है नोएडा डिस्ट्रिक्ट को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की तरफ से गुलजार को, जिनका असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, और जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज को संस्कृत भाषा के लिए और गुलजार को उर्दू के लिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला है 2023 में, नाम ध्यान रखिएगा। ट्रांसफैट को हटाने के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट को एलिमिनेट करने के लिए डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड को रिकॉग्निशन मिला है WHO की तरफ से।
ये भी जरूरी हो सकता है। 9th गावटेक पुरस्कार 2024 इंडिया को मिला है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम के द्वारा, जो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। इन्होंने भारत को उनकी भारत में जो नवोन्मेषी प्रोजेक्ट चलता है आई रास्ते प्रोजेक्ट, एआई संचालित सरकारी सेवाओं की श्रेणी में गावटेक प्राइज मिला है इंडिया के आई रास्ते प्रोजेक्ट को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला अजीत मिश्रा को, भारत के वकील हैं। घनश्याम दास बिरला जीडी बिरला पुरस्कार ये अदिति सेन डे को मिला है, जो फिजिसिस्ट हैं के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 2 तरीके की पुरस्कार दिए गए। एक निर्णायक पैनल के माध्यम से जो सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां चुनी गई हैं, इसमें प्रथम पुरस्कार उड़ीसा को, सेकंड गुजरात को, थर्ड तमिलनाडु को। एक तो ये तो पैनल बना था उसने चुना है। माई गॉव पर सभी झांकियों के वीडियो डाले गए थे और उसमें वोटिंग कराई गई थी, उसमें अलग से ये पुरस्कार अनाउंस किया गया। तो प्रथम पुरस्कार गुजरात को मिला है, सेकंड उत्तर प्रदेश को, थर्ड यहाँ पे आंध्र प्रदेश को, क्योंकि ये वोटिंग के माध्यम से। तो दोनों ही तरीके के ये सर्वश्रेष्ठ झांकियों के रिकॉग्निशन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी है, ये हिंदी में भी है। पढ़ते हैं हम लोग आगे। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 12वीं फेल के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर एनिमल फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी नामक फिल्म में अपने काम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 77वां बाफ्टा अवार्ड, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नॉलन ओपेनहाइमर फिल्म के निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओपेनहाइमर के ही अभिनेता सिलियन मर्फी, एमा स्टोन ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। फिर सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म गैर अंग्रेजी भाषा श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है जर्मन फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट को। द जोन ऑफ इंटरेस्ट, इस फिल्म को अवार्ड स्वयं दीपिका पादुकोण ने प्रदान किया था। ये थोड़ा सा और जरूरी हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम लोग दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान नामक फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नयनतारा जवान नामक फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के लिए, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म इन्होंने ओपेनहाइमर को दिया। सर्वश्रेष्ठ गीतकार जावेद अख्तर। ओटीटी के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज में अभिनेता शाहिद कपूर फर्जी के लिए, वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुष्मिता सेन आर्या 3 के लिए, और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज फर्जी। इनमें से आपने कौन सी देखी, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के 70वें संस्करण में 2 नामों में परिवर्तन किया गया है अवार्ड के नाम में। बेसिकली जैसे अभी तक हम लोग कहते थे सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, अब इसको कहा जाएगा निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म, यानी कि इसमें उन डायरेक्टर्स को पुरस्कार दिया जाएगा जो अपनी पहली फिल्म बना रहे हैं और सबसे अच्छी फिल्मों बनाते हैं। सेकंड, ये राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फीचर फिल्म का पुरस्कार अब ये अवार्ड नाम रहेगा, जिससे पहले जाना जाता था नरगिस दत्त अब पुरस्कार के रूप में। तो नरगिस दत्त पुरस्कार के रूप में अब नहीं जाना जाएगा एक अवार्ड को, उसको कहा जाएगा राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार एवं लक्ष्मण पुरस्कार, तो इसमें जो है लक्ष्मण पुरस्कार पुरुष वर्ग में अखिल शिवराण को मिला, राजकुमार पाल को मिला, अजीत सिंह को मिला। फिर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला वर्ग में स्पोर्ट, मतलब ये एथलीट्स के लिए है बेसिकली सम्मान। किसको मिलता है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एथलीट्स को दिया जाता है पुरस्कार, यानी कि स्पोर्ट्स के लिए है लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किरण बलियान को एथलेटिक्स श्रेणी में, सिमरन को पैरा एथलेटिक्स में, जैनब खातून को पैरा पावर लिफ्टिंग में। तो ये अवार्डीज हैं लक्ष्मीबाई अवार्ड और लक्ष्मण पुरस्कार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा ये अवार्ड दिए गए थे, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की कला जगत की विभूतियों को सम्मानित किया गया था, संस्कृति विभाग के द्वारा ये कुछ अवार्ड दिए गए थे। अभी तक देखिए पूछा नहीं गया इनके बारे में कभी भी किसी एग्जाम में, लेकिन अब ये काफ़ी सारी एक्सपेंशन हो रहा है डिटेल्स में, कई सारी ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो की जाती हैं, जो पहले कभी नहीं पूछी जाती थी। तो उसी क्रम में ये हमने यहाँ पे नोट किया है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार जरूर देखिए, मैं इसको रिसाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नाम है बेसिकली और अवार्ड्स हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप देख लीजिएगा, अभी तक नहीं आया है। लेकिन डिजिटल सामग्री उत्पादकों और परिवर्तनकर्ताओं के योगदान के लिए, यानी कि जो सोशल चेंज लाते हैं, उनको पुरस्कृत करने के लिए सरकार ने नया अवार्ड अनाउंस किया है, ठीक है। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार जो कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी 2024 से मिलना शुरू होगा, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024। बुक्स एंड ऑथर देखेंगे हम लोग। अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, ये पुरस्कार मतलब ये बुक जो है ये मोदी जी ने नहीं लिखी है, इसमें बेसिकली उनकी लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में डिटेलिंग दी हुई है। तो ये ब्रेल लिपि में उपलब्ध की गई है, ये ध्यान रखिएगा, ब्रेल स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया है, जिससे दृष्टि बाधित लोग भी, ब्लाइंड पीपल भी इसको एक्सेस कर सकें। एक समंदर मेरे अंदर ये किताब लिखी है संजीव जोशी ने, ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ हैं। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, ये किताब बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने लिखी है। इन्होंने लिखी थी उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह,
उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह, ये हिंदी में लिखी गई थी, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके रिलीज किया गया किस नाम से? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, इंडिया मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। तो इसी इंग्लिश नाम से पूछेंगे और तब आपको लगाना पड़ेगा कि मनसुख मंडाविया सही है। मनसुख मंडाविया अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, अगर आपको पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए इस किताब का नाम इंग्लिश में ध्यान रखिएगा और ऑथर ये मनसुख मंडाविया है। बहुत जरूरी किताब है, कोई भी मंत्री किताब लिखते हैं तो उसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। डबलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शन ऑफ ए नॉन कैरियर डिप्लोमेट, ये किताब है प्रोफेसर एच डी मुनी की, एच डी मुनी। इंपॉर्टेंट डेट्स थीम पर आ जाते हैं हम लोग। 71वां वर्ल्ड लेप्रोसी डे 28 जनवरी को होता है, बीट लेप्रोसी थीम थी। डेटा प्राइवेसी डे 29 जनवरी को होता है। मार्टर्स डे होता है 30 जनवरी को। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस डे 30 जनवरी को होता है। 32वां नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स फाउंडेशन डे, ये 31 जनवरी को। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस 1 फेब को। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फेब को होता है, इस बार इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। चौथा अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी, ये 4 फेब को होता है। वर्ल्ड कैंसर डे ये 4 फेब को होता है। इस बार इसकी जो थीम है वो क्या है? 2024 के लिए टुगेदर वी चैलेंज दोस इन पावर। सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन डे 4 फेब को होता है, पहली बार इसको बनाया गया था 2023 में। 21वां सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सेफर इंटरनेट डे 6 फेब को। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फेब को। नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फेब को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फेब को। वर्ल्ड यूनानी दिवस 11 फेब को। महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फेब को होती है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी 12 फेब को होता है। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे भी 12 फेब को होता है। वर्ल्ड रेडियो डे भी 13 फेब को होता है। और नेशनल वुमेन्स डे भी, राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फेब को होता है। सरोजिनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर हम इसे मनाते हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंसर डे ये 15 फेब को। फिर सेकेंड ग्लोबल टूरिज्म रिजाइलेंस डे ये 17 फेब को होता है। सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फेब को होता है। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे ये 20 फरवरी को होता है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस ये 20 फरवरी को होता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे ये 21 फरवरी को होता है। ठीक है। वर्ल्ड थिंकिंग डे ये होता है 22 फरवरी को। वर्ल्ड स्काउट्स डे ये 22 फरवरी को होता है। सेंट्रल एक्साइज डे ये 24 फरवरी को। वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। इस बार थीम थी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। बात जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। इसरो का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS सफलतापूर्वक यहाँ पे लॉन्च किया गया था। सबसे पहले तो रॉकेट का नाम बहुत जरूरी है। GSLV F-14 इस रॉकेट का नाम है, जिसको नाम नॉटी बॉय भी दिया जाता है क्योंकि फेलियर रेट इसमें ज़्यादा है। तो इनसैट 3DS थर्ड जनरेशन सैटेलाइट है। इसको पूरी तरीके से फंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। तो बेसिकली क्या है, ये वेदर सैटेलाइट है, मौसम सैटेलाइट है। नासा के मंगल मिशन के रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी का मिशन अब खत्म हो चुका है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर अब क्षतिग्रस्त हो चुका है। कुल 72 उड़ानें इस हेलीकॉप्टर ने भरी थी और पहला ऐसा हेलीकॉप्टर बना था जो दूसरे ग्रह पर, इस ग्रह से, अर्थ से उड़ाया गया था। भारत का पहला खनिज अन्वेषण ड्रोन इसको डिलीवर कर दिया गया नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। इसको मारू ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने बनाया है। ये X8 ड्रोन है, ये मिनरल एक्सप्लोरेशन में NMDC के काम आएगा। इसके बाद कंगारू छिपकली की नई प्रजाति खोज की गई है। अगस्त गामा एज इसको नाम दिया गया है, कंगारू लिजार्ड को। ये कहाँ से खोजी गई है? केरला से। भारत का पहला निजी जासूसी उपग्रह, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्पाई सैटेलाइट, ये टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत का पहला निजी जासूसी उपग्रह बनाया है और इसको यूज करने के लिए हमारी डिफेंस फोर्सेस को डिलीवर कर दिया जाएगा। मतलब हमारी विभिन्न जो एजेंसीज हैं, फोर्सेस इसका यूज कर सकेंगी। स्पाई सैटेलाइट ये किसने बनाया है? टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने। और इसका ग्राउंड कंट्रोल सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में। गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, ये बताया गया था। जो इसरो ने 2018 के करीब व्योम मित्र नामक रोबोट बनाया था, हर परीक्षा में लगभग इसको पूछा गया था। तो गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा ये व्योम मित्र। विश्व का पहला कास्ट निर्मित उपग्रह लिग्नोसैट प्रोब, इसको अनाउंस कर दिया गया है। जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इसको बना रहे हैं। नासा और ये जापान का मिशन है जॉइंटली। मैग्नोलिया वुड से इसको बनाया गया है। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है ये। DNA बैंक ऑफ नॉर्थ इंडिया वाराणसी में डेवलप किया जा रहा है। उनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जंतु विज्ञान विभाग में उत्तर भारत का पहला DNA बैंक बनाया जा रहा है। जो कई तरीके की जूनोटिक डिसीजेज हैं जैसे कोरोना वायरस, इसको आगे कैसे रोक सकते हैं, इस पर रिसर्च की जाएगी इसके माध्यम से। स्पेस में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड फिर से टूट गया है। ये रिकॉर्ड बनाया है रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को ने। ओलेग कोनेन्को सर्वाधिक समय तक स्पेस में बिताने वाले यात्री यहाँ पे बन गए हैं। अपने ही हमवतन
गेनाडी पेडाल्का का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड एक यूएस के नागरिक के नाम था, यूएस के एस्ट्रोनॉमर के नाम, जिनका नाम मार्क वेंडी हाई था। ये एग्जाम में पूछा भी गया था 2022 में, अगर आपको याद हो। ईरान द्वारा 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक यहाँ पे छोड़ा गया था। इन सैटेलाइट्स का नाम क्या था? महदा, कायान 2 और हातिफ 1। इनको सिमोर्ग नामक रॉकेट से छोड़ा गया था, सिमोर्ग से। गूगल ने अपना एआई चैटबॉट बार्ड अब रिनेम कर दिया है, इसका नाम जेमिनी रख दिया है और इसका पेड वर्जन भी निकाल दिया है। इंडिया फर्स्ट एआई मॉडल डेवलप किया गया है हनुमान। ध्यान रखिएगा, इंडिया फर्स्ट जीपीटी नहीं है, ये इंडिया फर्स्ट एआई मॉडल है जिसका नाम हनुमान है। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनके माध्यम से आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, ये है यहाँ पे। आईआईटी बॉम्बे ने अदर 7 आईआईटीज के साथ मिलकर के और रिलायंस इन्फोकॉम के साथ मिलकर के इसको डेवलप किया है। इंडिया फर्स्ट एआई हनुमान एआई मॉडल। फर्स्ट प्राइवेट लैंडर ओडिसियस, ये मून की सरफेस पर उतरा था, लूनर सरफेस पर उतरने वाला हम लोग कह सकते हैं यूएस की पहली बार किसी निजी कंपनी ने अपना कॉमर्शियल सैटेलाइट भेजा है, कॉमर्शियल लैंडर भेजा है मून पर। तो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड इसको कराया गया है। यूएस की किसी निजी कंपनी द्वारा पहली वाणिज्यिक लैंडिंग ये कराई गई है। कंपनी का नाम इंटुइटिव मशीन्स है और इस लैंडर का नाम है ओडिसियस। इसके बाद आ जाते हैं देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए जो 4 यात्री चुने गए उनके नाम घोषित कर दिए गए। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नाम है, बालकृष्णन नायर। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन नाम है। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। तो ये 4 हमारे एस्ट्रोनॉट्स कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, ये गगनयान मिशन पर जाने वाले 4 पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। इसके बाद डिफेंस सेक्शन पे आ जाएंगे। डिफेंस में सबसे पहले भारत और इजिप्ट का दूसरा युद्ध अभ्यास हुआ था साइक्लोन नाम से। ये इस बार हुआ था इजिप्ट में, पिछले साल इंडिया में हुआ था। भारतीय वायुसेना फ्रांस और यूएई के बीच अभ्यास हुआ था डेजर्ट नाइट, ये अरेबियन सी में हुआ था। भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक ये हुआ था महाजन नामक जगह पर राजस्थान में। भारत और सऊदी अरब के बीच का इस सैन्य अभ्यास है सदा तनसीक। एक्सरसाइज वायु शक्ति हुआ था जैसलमेर राजस्थान में। ये कोई बायलेटरल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नहीं थी, भारतीय वायुसेना ने आपस में ये एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज वायु शक्ति। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जन ये हुआ था राजस्थान में। इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम समर 2, ये इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है। समर बेसिकली क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। 16वां संयुक्त अभ्यास दोस्ती नाम से अभ्यास, ये जो है मालदीव, श्रीलंका और भारत करते हैं इसका। और इसमें जो है भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ ICGS अभिनव ने भाग लिया था इसमें। बहुत बड़ी न्यूज ये है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने लायक है, यूपी के सभी एग्जाम्स में। अडानी ग्रुप द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया फर्स्ट एंड साउथ एशिया लार्जेस्ट एम्यूनिशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका काम शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि बनने के बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स होगा साउथ एशिया का, न सिर्फ इंडिया का। तो ये कानपुर में ये खोला गया है। भारतीय नौसेना ने 2024 की नौसेना आसायनिक वर्ष के रूप में घोषणा की है, यानी कि इंडियन नेवी ने डिक्लेयर कर दिया 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। इंडियन आर्मी ने भी 2024 को एक ईयर डेजिग्नेट किया है, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन 2024, ये भी ध्यान रख सकते हैं। INS संधायक भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया विशाखापट्टनम में 3 फेब को। ये जो है शामिल कर लिया गया है। INS संधायक भारत का पहला बड़ा सर्वे पोत है, यानी कि इंडिया का फर्स्ट लार्ज सर्वे शिप है INS संधायक। और ये संध्याक नहीं है, संधायक ही सही नाम, ध्यान रखिएगा। INS निरूपक को सेवा मुक्त कर दिया है, इस जहाज को रिटायर कर दिया है विशाखापट्टनम से। 38 साल इसने सर्विसेज में दिए हैं जहाज ने, INS निरूपक ने। ऑबिचुरीज देख लेते हैं। सबसे पहले पंडित हरिराम द्विवेदी, हरि भैया इनको कहते थे, हिंदी और मैथिली भाषा के ये साहित्यकार थे, नहीं रहे। डॉक्टर नित्य आनंद, यहाँ नित्य लिखा है, इसको इग्नोर करिएगा। नित्य आनंद ये भारत की पहली मौखिक रूप से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली सहेली के इन्वेंटर थे। ठीक है, सहेली नामक जो इंडिया फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल ये एंटी मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आई थी सहेली, इसके इन्वेंटर थे। तो इंडिया फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली को कब लॉन्च किया गया था, ये कमेंट करके बताइए किस ईयर में। इसके बाद हेज गेगनॉब, ये नामीबिया के प्रेसिडेंट बने हैं। नामीबिया के प्रेसिडेंट ये नहीं रहे, एक्चुअली माफ कीजिएगा, नामीबिया का प्रेसिडेंट ये नहीं रहे। नामीबिया के कार्यवाहक प्रेसिडेंट बने हैं एंगोलो मुम्बा,
इनके निधन के बाद इनको कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष नामीबिया का बनाया गया है। इसके बाद फारूक नजकी, ये प्रसिद्ध कश्मीरी कवि और पत्रकार ही नहीं रहे। सेबेस्टियन पिनेरा, चिली के पूर्व राष्ट्रपति, ये नहीं रहे। डॉक्टर उषा किरण खान, हिंदी और मैथिली साहित्य की लेखिका, ये नहीं रही। दत्ताजी गायकवाड़, भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर, ये नहीं रहे। इम्तियाज कुरैशी, ये शेफ थे, प्रोफेशनल कुक, दम पुख्त नामक कुकिंग मेथड के लिए जाने जाते थे, जो काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर लखनऊ कुजाइन में भी। फाली सैम नरीमन, ये भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील, ये नहीं रहे। इसके बाद पंकज उधास, फेमस गजल सिंगर, ये नहीं रहे। शफीकुर रहमान बर्क, भारत के सबसे बुजुर्ग सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता, नहीं रहे। ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ये, 94 ईयर में इनका निधन हुआ है। पहली बार 1974 में भारतीय क्रांति दल से संभल से विधायक बने थे, और अभी लास्ट बार इनका चुनाव देखें तो 2019 में 5वीं बार चुनाव जीते थे और प्रथम बार लोकसभा से संभल से सांसद चुने गए थे। इनका कार्यकाल अब खत्म हुआ है क्योंकि निधन हो गया इनका, तो 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क, इनके बारे में जो डिटेल जरूरी है मैंने दे दिया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, स्कीम कैंपेन में देख लेते हैं। सरलीकृत प्रमाणीकरण योजना, सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चलती है। दूरसंचार शाखा में जो इंजीनियरिंग ब्रांच है वो कई सारे उत्पादों को सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत सर्टिफाई करती है, जिसमें टाइम कम लगता है। तो सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम में अब 12 उत्पाद और जोड़ दिए गए हैं, तो कितने हो गए टोटल उत्पाद? 49 हो गए। ठीक है, मतलब 12 थे, 37 कितने लेटेस्ट जोड़े गए? 37, तो अब 49 हो गए। ये है कुल मिलाकर। स्माइल योजना के अंतर्गत धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों पर जो भिक्षावृत्ति करते हैं उन लोगों के पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। जब भी हम स्कीम डिस्कस करेंगे और खासकर सेंट्रल सेक्टर की, तो आपको पता होना चाहिए वो कब लॉन्च हुई थी। तो स्माइल स्कीम जो अस्तित्व में आई थी 12 फरवरी 2022 को, और बेसिकली ट्रांसजेंडर्स और बैगर्स इसके बेनिफिशरीज होते हैं। तो जैसे इनिशिएटिव लाया गया कि 30 ऐसे सिटीज़ जहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म के प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल टूरिज्म के प्लेसेस हैं, जहाँ पर लोग भिक्षावृत्ति ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे 30 सिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और बैगर्स का रिहैबिलिटेशन करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति प्रोजेक्ट, यानी कि रिवोल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट। कहाँ से लॉन्च किया गया? बिहार से। बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से, बरौनी ब्लॉक के पपरौर विलेज से इसको लॉन्च किया गया है। इस विलेज पंचायत में डिजिटलीकरण की क्रांति के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। बेगूसराय पीएम वाणी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई नेटवर्क से लैस करने वाला बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट भी बना था इसी के लॉन्च होने के साथ। तो पीएम वाणी स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020 में इसका उद्देश्य था पब्लिक वाईफाई स्पेसेस क्रिएट करना, खासकर रूरल एरियाज को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना, यानी इंटरनेट सर्विसेज पब्लिक वाईफाई उपलब्ध कराना लो कॉस्ट पर, अफोर्डेबल रेट्स पर। तो ये आपने देखा कि बेगूसराय बिहार के एक एरिया से लॉन्च किया गया है जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत कम होगी। तो इस तरीके से ये स्मार्ट ग्राम पंचायत इनिशिएटिव ये शुरू किया गया है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल बेस्ड हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ये कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में ऋषिकेश में अपने ऑफिस कॉम्प्लेक्स में किसने शुरू किया है? THDC इंडिया लिमिटेड ने, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर पावर इंटरप्राइज है भारत का। तो इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइजर एंड बेस्ड फ्यूल सेल ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर? ऋषिकेश के उत्तराखंड में THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्योदय योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य है सोलर पैनल लगाना, और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है लगाए गए सोलर पैनल से 300 यूनिट मुफ्त बिजली लोगों को प्रोवाइड करना। 300 यूनिट तक अगर आपका सोलर पैनल बना रहा है तो वो बिजली आपकी मुफ्त होती है। इसका उद्देश्य क्या है पीएम सूर्योदय योजना का? कि 1 करोड़ फैमिलीज के घरों पर सोलर पैनल इंस्टॉल कराना, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पर। तो देखते हैं क्या होता है, सर्वे वगैरह चल रहा है, शायद आपके घर में भी लोग आए होंगे पूछने कि घर की छत की फोटो वगैरह लेने की क्या आपको सोलर पैनल लगाने की जरूरत है या नहीं। पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने आगे बढ़ा दी है 2021 से 26 की अवधि के लिए। तो पृथ्वी स्कीम में जो सब स्कीम्स है ना, इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे अक्रॉस स्कीम जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, इस पृथ्वी स्कीम की एक सब स्कीम है, ओ स्मार्ट है, पेसर है, सेज है और रीच आउट है। इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे इसमें। पृथ्वी विज्ञान स्कीम के जो सब स्कीम्स हैं इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अक्रॉस, ओ स्मार्ट, सेज, पेसर, रीच आउट।
इसके बाद इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान फॉर मुंबई, सूरत, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम। नीति आयोग ने कहा है कि कुछ ऐसी 20+ सिटीज हैं जिनका एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ये तैयार कर रहे हैं। उसमें मुंबई, सूरत, वाराणसी, विशाखापट्टनम का प्लान लगभग तैयार कर लिया गया है। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो पीएम मोदी जी इसको खुद अनाउंस करेंगे कि इन सिटीज को ट्रांसफॉर्म करके कैसे हम इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म करके कैसे हम जो हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की योजनाओं समिति अभियान में अगर देखें हम लोग तो दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को मासिक सहायता देने की घोषणा हरियाणा की गवर्नमेंट ने की है। 55 ऐसी दुर्लभ बीमारियों की पहचान की गई है हरियाणा की सरकार ने कि अगर ऐसी बीमारी वहाँ के लोगों को होती है तो वहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस इस बीमारी से लड़ने के लिए वहाँ के मरीजों को दी जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अच्छा कितने रुपए महीना दिया जाएगा। अगर आप हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखिएगा 2750 रुपये महीना दिया जाएगा। रेयर डिसीजेस जो लोग फेस कर रहे हैं उन्हें। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कर्नाटक सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया डिजिटली डिटॉक्स करने के लिए लोगों को, क्योंकि आपने देखा सोशल मीडिया में घुसे रहने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है लोगों में, तो उसी के लिए डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव लाया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। फ्री बस ट्रैवल स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए फ्री बस सर्विसेज शुरू की है किसने? दिल्ली की सरकार ने। योग्यश्री स्कीम ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लाई है। वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो लोग प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्जाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से, उनको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा और मंथली अलाउंस भी यहाँ पर दिया जाएगा 1 साल के लिए। रोड सेफ्टी फोर्स इनिशिएटिव ये पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो पुलिस वाले बेसिकली क्या है कि पुलिस यूनिट्स कुछ बनाई गई हैं और सड़क सुरक्षा बल उनको नाम दिया गया, सड़क सुरक्षा बल, या पंजाबी में बोलें तो सड़क सुरक्षा बल करके ये तैनात किए जाएंगे। हर 30 किलोमीटर पर एक यूनिट तैनात की जाएगी सड़क सुरक्षा बल जो रोड सेफ्टी इंश्योर करेगी। तो पंजाब ऐसी रोड सेफ्टी फोर्स तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है, तो ये याद रख सकते हैं। फिलेरियासिस इरेडिकेशन स्कीम ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि 2026 तक फिलेरिया को प्रदेश से खत्म करने का लक्ष्य है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य इंडिया से फिलेरिया को खत्म करने का है 2027। 5 से 15 फरवरी के बीच मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। 17 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में चलाया गया था। कन्या सुमंगला योजना के अनुदान में वृद्धि की गई है, जहां पर एनुअली 15,000 रुपये मिलते थे, अभी तक अब 25,000 रुपये मिला करेगा लाभार्थी को। अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग ने इसको शुरू किया था। इसके मल्टीपल फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं कन्या सुमंगला के, ध्यान रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लैंगिक समानता का संवर्धन करना, बाल विवाह को रोकना, लड़कियों के प्रति एक सकारात्मक रवैया डेवलप करना। तो मल्टी फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो राशि भी है कन्या सुमंगला की वो एक बार में नहीं मिलती लड़कियों को, उनके जीवन काल के विभिन्न स्टेजेस में 6 बार में मिलती है। तो अब 15,000 रुपये सालाना से बढ़ा करके इसको कितना कर दिया योगी गवर्नमेंट ने? 25,000 रुपये यहाँ पे कर दिया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर पे आ जाएंगे हम लोग। भारतीय पेशेवर मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने वाशिंगटन में जो ये फेदर वेट टाइटल कंपटीशन हुआ था, सुपर फेदर वेट टाइटल, इसको जीत लिया है। इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदर वेट टाइटल को जीत लिया है मनदीप जांगड़ा ने। ये बॉक्सर हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। इससे पहले ये रिकॉर्ड केवल नाम था अनिल कुंबले के, लेकिन अब 500+ विकेट पर पहुंच गए रविचंद्रन अश्विन। अब केवल अनिल कुंबले से पीछे हैं, 619 विकेट हैं अनिल कुंबले के नाम और 500 पर पहुंच चुके हैं अश्विन। हो सकता है साल भर बाद या 1.5 साल बाद मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ कि रविचंद्रन अश्विन इस आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन 500 विकेट पूरे करने वाले विश्व के 9वें गेंदबाज और 5वें स्पिनर गेंदबाज बने हैं। और 500वां विकेट इन्होंने किसका लिया था? इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्राउली। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024, इसमें भी अनफॉर्चुनेटली भारत जो है फाइनल नहीं जीत पाया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीता और इस तरीके से अंडर 19 2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने। हराया किसको? भारत को। विश्व टेबल टेनिस फीडर कॉर्पस क्रिस्टी ये हुआ था, इसमें किरिल गेरासिमेंको कजाकिस्तान से विजेता रहे थे पुरुष एकल में। महिला एकल में विजेता रही थी श्रीजा अकुला। टेबल टेनिस का ये कंपटीशन था, इसमें विजेता रही थी महिला एकल में, महिला विमेन सिंगल में श्रीजा अकुला। 112वां ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये हुआ था और इसमें मेंस डबल्स में खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए थे भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी यहाँ पर पुरुष एकल में, यानी कि पुरुष डबल्स में, माफ कीजिएगा, पुरुष युगल यानी कि मेंस डबल्स में यहाँ पर विजेता रही थी, मेंस डबल्स। तो ये काफी जरूरी हो सकता है। रोहन बोपन्ना के साथ कौन खेले थे? मैथ्यू एबडन।
इसके बाद पुरुष से सिंगल्स की बात करें तो जैनिक सिनर इटली से, इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में, और उपविजेता यहाँ पर रहे थे डेनियल मेडवेडेव। महिला एकल में विजेता रही थी एरिना सेबलेंका बेलारूस से, और उपविजेता रहे यहाँ पर क्विनवेन शेंग। महिला एकल में उपविजेता क्विनवेन जेंग चाइना से। तो ये 112वां टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत जरूरी है। इसके बाद 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023, इसमें 60 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, 7 मुकाबले खेले गए थे, सऊदी अरब में हुआ था। विजेता रहा था मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब। SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी, और इसमें नतीजा नहीं निकला, मतलब फाइनल कोई जीता ही नहीं। फाइनल जो 2 टीम खेली, भारत और बांग्लादेश की फुटबॉल टीम संयुक्त रूप से विजेता घोषित हो गई। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर यानी मैस्कॉट यहाँ पे जारी कर दिया गया था। शी ने शी, ये है बेसिकली एक स्नो लिपर्ड है, शी ने शी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के लिए। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग डाइविंग विश्व चैंपियनशिप 2024। डाइविंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 हुई थी, इसमें 100 वर्षीय गोताखोर तागी अस्कर ने पार्टिसिपेट किया था, जो कहाँ को बिलोंग करते हैं, ईरान से। तो ये काफ़ी चर्चा में आए थे, इनका नाम ध्यान रखिएगा। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 ये हुआ था तमिलनाडु के 4 शहरों में, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में। इसका शुभंकर था वीरा मंगई वेलु नचियार जो एंशियंट मतलब कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया की जो क्वीन थी, तमिलनाडु को बिलोंग करती थी, इनको मैस्कॉट बनाया गया था। उद्घाटन करता प्रधानमंत्री मोदी जी। 36 स्टेट सिटीज ने पार्टिसिपेट किया, कुल खेल इसमें खेले गए आपके 56 एथलीट्स ने इसमें भाग लिया। पदक तालिका आप देखेंगे, पदक तालिका में टॉप पर महाराष्ट्र, 158 मेडल यहाँ पे निकाले महाराष्ट्र ने, और टोटल गोल्ड निकाले 57। उत्तर प्रदेश का मेडल टैली में स्थान था यहाँ पे 7वां, और हरियाणा का स्थान यहाँ पे था 3रा। मध्य प्रदेश इसमें था 14वें स्थान पे। अपने अपने स्टेट की टैली एक बार जरूर देखना चाहिए आपको। बिहार यहाँ पे 21वें स्थान पर था, 2 स्वर्ण 2 रजत 1 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 5 मेडल जीते। उत्तर प्रदेश ने 42 मेडल्स जीते इसमें। तो इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तीनों प्रारूप में नंबर 1 पर पहुंचने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह। तीनों ही फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, तीनों में नंबर 1 रैंकिंग पर आने वाले पहले वर्ल्ड के बॉलर बन गए, ना सिर्फ इंडिया के जसप्रीत बुमराह। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक के रूप में इनका चयन किया गया है। टॉर्च बीरर ये होंगे अभिनव बिंद्रा 2024 के ओलंपिक में। 86वां टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप ये हुआ था नीदरलैंड में। इसमें मास्टर्स वर्ग में विजेता वही यी रहे थे, और उप विजेता गुकेश डी रहे थे। चैलेंजर कैटेगरी में विनर रहे थे लियोन ल्यूक मेडोंका इंडिया से। इसके बाद आ जाएंगे इंडियन बॉक्सर MC मैरीकॉम ने रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया था, तो ये एक बार देखिएगा। उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 के लोगों का अनावरण यहाँ पे किया गया था। इस महोत्सव का जो मैस्कॉट है वो क्या बनाया गया था, फेरीज लीफ मंकी। चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये हुआ था, इसका मैस्कॉट वगैरह हमने आपको बताया। पदक तालिका में टॉप पर यहाँ पर इंडियन आर्मी रही थी, और उत्तर प्रदेश इसमें 7वें स्थान पर था। बस इतना देखना आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, थीम्स, कैंपेन। समिट्स कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं उनकी थीम्स, वेन्यू वगैरह। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 ये मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। इसका मतलब थीम था डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन ऑफ इंडिया। इसका आयोजन किसने किया था, UNDP इंडिया और अवाना कैपिटल ने। 23वां वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में हुआ था 23वां। द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया गया था इसको, और लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस इस बार थीम थी इसकी। दूसरा इंडिया एनर्जी वीक 2024 ये गोवा में हुआ था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 ये दुबई में हुआ था, UAE में। इसमें PM मोदी जी पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। उन्होंने भविष्य की सरकारों को आकार देना विषय पर अपना भाषण भी दिया था। इसी समिट के दौरान दुबई में वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विसेज जो है ये दिखाई गई थी, शुरू की गई थी, लॉन्च की गई थी। इसके बाद समुद्री शैवाल की कृषि के संवर्धन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन, ये हुआ था कच्छ गुजरात में। कच्छ गुजरात के कोरी क्रीक के पास हुआ था ये। इंडिया फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन। नीम समिट और ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर ये नई दिल्ली में लगा था। नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हेल्थ एनवायरनमेंट थीम थी इसकी। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट ये हुई थी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 9th स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। 9th राइसीना डायलॉग ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसका आयोजन किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नामक थिंक टैंक के द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से, और इसमें मुख्य अतिथि इस बार रहे थे
क्यारिकोस मित्सोटाकिस जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। इस बार इसकी थीम थी चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण, यानी कि कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। चतुरंगा यहाँ पे जो अर्थ है उसका मतलब होता है चेस। चेस चेस का ओरिजिन इंडिया में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन ये हुआ था असम गुवाहाटी में। भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडलीय बैठक ये हुई थी न्यू दिल्ली में। ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती यानी कि डायमंड जुबली बनाई गई थी। 75 वर्ष यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मनाए गए थे। पीएम मोदी जी ने समारोह का उद्घाटन किया था इसमें। वर्ल्ड वेटलैंड डे पर एक प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था सिरपुर झील, इंदौर, मध्य प्रदेश में। सिरपुर लेक, इंदौर, मध्य प्रदेश। 5 नए वेटलैंड रामसर वेटलैंड के रूप में नोटिफाई किए गए थे। तो इंडिया की रामसर साइट सब कितनी हो गई हैं? 80 हो गई हैं, पहले 75 थी। तो नए जो जुड़े हैं अभी हम एमसीक्यू सेक्शन में डिस्कस करेंगे। 5th इंटरनेशनल एंड 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ये हुई थी गांधीनगर, गुजरात में, और इसमें सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया था। भारत टैक्स 2024 ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसमें 5F विजन से प्रेरणा लेते हुए 5F का मतलब क्या है? पीएम मोदी जी ने कहा था कि फाइबर, फैब्रिक, फैशन, फार्म और फॉरेन, इस पर हमको वैल्यू चेन अपनी टेक्सटाइल की डेवलप करनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पे आ जाते हैं। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स। हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की सूची में एकमात्र भारतीय 16वें नंबर पर शामिल हैं पीवी सिंधु, और टॉप पर है ईगा स्विटेक पोलैंड से और एलिना गू चाइना से। ये सूची है विश्व में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले एथलीट्स की सूची। ईगा स्विटेक पोलैंड से इसमें टॉप पर है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में जो ग्लोबली 2 टॉप हस्तियां हैं उसमें हुआतिंग मा टेंसेंट से फर्स्ट पर है और मुकेश अंबानी यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के सेकंड पर हैं ग्लोबली। इंडिया में फर्स्ट पर है मुकेश अंबानी, ग्लोबली सेकंड पर। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट आई थी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी छात्र वाले जो राज्य हैं उसमें टॉप पर कर्नाटक है, फिर पंजाब है। और भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों में जो सर्वाधिक संख्या में छात्र कहाँ से आते हैं? नेपाल से। दूसरे नंबर पर कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान से, हाँ, और तीसरे नंबर पर अमेरिका से। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स ये जनवरी में आया था, लेकिन फिर रैंकिंग बदल गई इंडिया की। इंडिया को 80वें स्थान पर रखा गया था जनवरी में, लेकिन अब उसको आप इग्नोर कर दीजिए। इंडिया की रैंक फेब में जो है यही अभी आगे तक बनी रहेगी जब तक जुलाई में नया इंडेक्स नहीं आता। 85 है इंडिया की रैंक, ध्यान रखिएगा। टॉप पर है कई सारे देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, ये सब टॉप पे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है। इसमें डेनमार्क लगातार 6ठी बार टॉप पर है, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। भारत इसमें किस स्थान पर है? 93rd पर। कजाकिस्तान, लेसोथो, मालदीव के साथ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। आखिरी स्थान पर सोमालिया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का आया था, इसमें इंडिया जो है 41वें स्थान पर है, 41 पर। और इसमें टॉप पर है नॉर्वे। भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी की श्रेणी में इसमें रखा गया था हमेशा की तरह। आगे बढ़ेंगे हम लोग। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2024 टाइम मैगजीन ने डिक्लेयर किया था कई सारे लोगों को। इसमें ग्रेटा गेरविग है, ताराजी पी हेंसन है, एंड्रा डे, कोको गॉफ, टेनिस प्लेयर लीना नायर, येल अदमी, रीम हजाजरे, नादिया मुराद, मार्लेना फेजो, जैकी पैटरसन, एडा लिमॉन, क्लाउडिया गोल्डिन, ये सब है। तो इनके नाम एक बार देख लीजिए। टाइम मैगजीन के द्वारा जब भी पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया जाता है तो हमेशा आता है, तो विमेन ऑफ द ईयर भी एक बार देख लीजिए आप। रिपोर्ट्स ऑन द स्टेटस ऑफ स्नो लिपॉर्ड्स इन इंडिया, ये स्नो लिपॉर्ड पर, हिम तेंदुओं पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई थी। तो इंडिया में पहली बार हिम तेंदुओं का आकलन पहली बार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने स्नो लिपॉर्ड्स हैं? 718। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? लद्दाख में, फिर उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जो रिपोर्ट आई है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के द्वारा। तो इसमें ये कहा गया है अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? सबसे पहले अमेरिका, फिर चाइना, फिर इंडिया 3rd पे आता है इसमें। और भारत के राज्यों में जो सर्वाधिक डिजिटलीकृत हो चुके हैं वो कर्नाटक टॉप पर, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर गुजरात, 5th पर हरियाणा, 12वें पर उत्तर प्रदेश को इसमें रखा गया, 12th पर। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी की रिपोर्ट। मतलब एलएनजी को किस तरीके से भारी और मध्यम भारी वाहनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इस पर रिपोर्ट बनाई है किंगडम ऑफ नीदरलैंड के साथ मिलकर नीति आयोग ने। इसमें कहा गया कि प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में 15% गैस की हिस्सेदारी
हमको ये सुनिश्चित करेगी कि हम 2070 में नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। इसके बाद भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार करने नाम से रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग ने ही। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें 139 देशों में से भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 38वें पर, 38 पर रखा गया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 की व्यापक समीक्षा रिपोर्ट आई है विधि आयोग के द्वारा। ईवी अवसंरचना विकास, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी की है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में टॉप पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन के मामले में यहाँ पे टॉप पे है। फिर इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में टॉप पर है, ये यहाँ पे याद रखना है। चार्जिंग स्टेशन के मामले में टॉप पर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिपोर्ट ये एनएसओ ने जारी की, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। ये हर 5 साल में आती है, लेकिन वैसे रिपोर्ट 10 साल बाद आ रही है। लास्ट आई थी 11-12 में और अब ये फाइनली आ रही है 24 में आई है। तो बीच में ऐसा सुनने में आया था कि आंकड़े कुछ गलत आ गए थे, क्वालिटी ऑफ डेटा जो है गलत आ गया था, तो ये बीच में नहीं आ पाया 16-17 में। ठीक है, तो ये इसमें एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है हर 5 साल में एक बार। इसमें बताते हैं कि भारत में एक्सपेंडिचर कैसा हो रहा है। जैसे आपको पता है कि भारत में जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन है वो इनकम पर आधारित है ही नहीं। ठीक है, इनकम एस्टिमेशन भारत में हो ही नहीं सकता कि कौन कितना कमाता है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं और कृषि एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। तो इनकम पर आधारित नहीं होता है भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन, ये एक्सपेंडिचर पर आधारित होता है। तो एक्सपेंडिचर के आंकड़े हमारी एजेंसी ज़्यादा अच्छे से जारी करती हैं। तो जैसे ये आया है इसमें, एक चीज इसमें देख लीजिए, 2011-12 में 347 उत्पादों को इसमें शामिल किया गया था हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए। 22-23 के आंकड़ों में 405 उत्पाद शामिल किए गए हैं। इसमें औसत अनुमानित मूल्य वर्तमान मूल्य पर औसत अनुमानित MPCE यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो निकल के आया है ग्रामीण भारत में होता है 3777 रुपये और शहरी भारत में होता है 6459 रुपये। ये एवरेज है कि ग्रामीण भारत में लोग 3773 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है, और शहरी भारत में 6459 रुपये हम लोग करीब ये 405 उत्पाद खरीदने में खर्च कर देते हैं। तो ये करीब ये आंकड़ा जारी किया गया है। फिर इसमें कहा गया कि कुछ वस्तुएं जो हम सरकार से मुफ्त प्राप्त करते हैं उसके मूल्यों को अगर हम घटा दें तो शहरी भारत में मतलब ये शहरी भारत में 6521 रुपये एक्सपेंडिचर होता है और मतलब ये ग्रामीण भारत में होता है 3860 रुपये। ये है, इतना आंकड़ा बस जरूरी है आपके लिए। फेब मंथ 2024 के MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे। पहला MCQ है कि साइंटिस्ट ने अभी मैप किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन डीप सी कोरल रीफ का। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन डीप सी कोरल रीफ खोज ली गई है अटलांटिक कोस्ट में, US में। ये फ्लोरिडा से साउथ कैरोलिना तक 500 किलोमीटर तक जो है डीप सी में फैले होने की उम्मीद है। तो ये अब तक का खोजा गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप सी कोरल रीफ है। तो ये तो गई डीप सी कोरल रीफ की बात। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिक कोरल रीफ की बात करें तो ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में RO में सवाल भी पूछा गया था। हमारा आंसर इसमें C हो जाएगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट, C। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है विक्टोरिया झील के बारे में। विक्टोरिया झील के बारे में न्यूज़ आई थी कि इंडिया बेस्ड थिंक टैंक जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और तंजानिया का नेशनल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट काउंसिल, इन लोगों ने एक मल्टी नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया है डार ए सलाम में जो हुआ था जनवरी 2024 में। इसमें कहा गया है कि रिस्टोर किया जाएगा लेक विक्टोरिया को। लेक विक्टोरिया जोग्राफिकली सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है और लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की। ठीक है, और इसकी कॉस्ट लाइन शेयर की जाती है केन्या, युगांडा और तंजानिया से। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है लेक विक्टोरिया के बारे में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा C। लेक विक्टोरिया का रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। तो लेक विक्टोरिया जब न्यूज़ में आई है तो उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स हमको देखने चाहिए। ये है लेक विक्टोरिया और ये जिन कंट्रीज़ को टच कर रही है वो आप देख सकते हैं। लेक विक्टोरिया, एक और बात इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर इसके नॉर्दर्न भाग को टच करती हुई जाती है। मतलब ये इक्वेटर जो है, इक्वेटर 0 डिग्री, ये इसके नॉर्दर्न पार्ट को टच होती हुई निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल द्वारा समर्थित एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जो मानव स्मार्टफोन क्रियाओं की नकल करने और अनुरोध पर उनको निष्पादित करने यानी एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। मिमिकिंग ह्यूमन स्मार्टफोन एक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग देम ऑन रिक्वेस्ट। ये किया है रैबिट इंक ने, रैबिट INC ने। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही है। उड़ीसा की सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पर 14 जनवरी
2024 को घोषणा की थी कि विश्व की अपनी तरह की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी विकसित करेंगे। तो इन लोगों ने अनाउंस किया, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने, कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेलनिस्टिक टाइगर सफारी नियर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो ये सही है। इसके बाद है कि रेयर गोल्डन टाइगर जो है स्पॉट किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में, असम में। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। फिर अगला कथन है कि भारतीय ग्रे वुल्फ को उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की सीमा पर देखा गया था। इंडियन ग्रे वुल्फ को स्पॉट किया गया था नेशनल चंबल सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, सही। फिर इसके बाद है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 48वां रेजिंग डे बनाया था 1 Feb 2024 को। तो ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। इकोवास के बारे में क्या सही है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने जो वहाँ की सैन्य समूह जो शासन करते हैं वहाँ पे, उन्होंने अनाउंस किया कि वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स इकोवास से तत्काल ये बाहर आ रहे हैं देश, माली, नाइजर और बुर्किना फासो, जहाँ पर सैन्य सरकारें शासन कर रही हैं। इकोवास एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य पश्चिमी अफ्रीका के सब रीजन में आर्थिक एकीकरण करना और साझा विकास का समर्थन करना। तो वहाँ का एक डेवलपमेंट ब्लॉक है, उसको 3 देशों ने छोड़ दिया है, नाइजर, बुर्किना फासो और माली। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। यहाँ पे सही है। सारे कथन यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं, डी। नीतीश नामक जो डिवाइस अभी डेवलप की गई है बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, इसके बारे में बीपीएससी वाले लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इनोवेटिव लॉकेट पेंडेंट साइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसको डिजाइन किया गया है कि फार्मर्स और जनरल पब्लिक को फ्लड्स, हीट वेव्स और कोल्ड वेव्स के बारे में अलर्ट मिल जाए। तो ये सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। मतलब गले में आप पहन सकते हैं इस डिवाइस को और आपको हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, लाइटनिंग स्ट्राइक, फ्लड आदि के बारे में फोरकास्ट मिल जाएगा इसी से। किस प्रकार की बैटरियों में सिरेमिक, ठोस पॉलीमर और ग्लास सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? यह है सॉलिड स्टेट बैटरीज। ये काफी चर्चा में है, सॉलिड स्टेट बैटरीज, ऑप्शन नंबर ए। 31 जनवरी को नए 5 रामसर साइट्स भारत में ऐड कर दिए गए हैं ऑफिशियली, ये हमने आपको बताया, सही है। और 5 रामसर साइट्स जो नए जोड़े गए हैं, 3 कहाँ से हैं? 3 कर्नाटक से हैं और 2 जो जोड़े गए हैं 5 में से, वो कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा कि 80 रामसर साइट अब हो गए हैं, 75 नहीं रहे, 80 हो गए हैं। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, डी। कहाँ कहाँ जोड़े गए उनकी डिटेल जो है बॉक्स में नीचे गिवन है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक से, अघनाशिनी ज्वारनदमुख कर्नाटक में रामसर साइट घोषित हुई है, मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक से, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु से और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु से यहाँ पर रामसर साइट घोषित की गई है। सी केयर्स वेब पोर्टल के बारे में क्या सही है? कोयला मंत्रालय ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन मतलब CMPFO जो है, इसका एक वेब पोर्टल सी केयर्स लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कोयला क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी प्रदान करना और भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं के संचालन के लिए काम करना है इसमें। तो CMPFO कब से अस्तित्व में है? 1948 से है। और पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत की, इंडिया फर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये कब से अस्तित्व में है? 1948 से ही। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही हैं। CMPFO के बारे में, CMPFO ने सी केयर्स नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है और CMPFO कब से अस्तित्व में? 1948 से। सी यहाँ पे सही है। इसके बाद आ जाएंगे किस मध्य अफ्रीकी देश ने नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया है, जो जैव विविधता पर कन्वेंशन में उल्लिखित एक्सेस और लाभ साझाकरण दायित्वों को लागू करने वाला एक वैश्विक समझौता है। नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया है अभी चैड ने, माफ कीजिएगा, कैमरून ने इसको अपनाया। ऑप्शन नंबर ए सही है, चैड नहीं सही है, कैमरून ने इसको अपनाया है, ए। नगोया प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था नगोया नामक जगह पर जापान में अक्टूबर 2010 में, याद रखिएगा। यूरोपीय संघ ने हाल ही में अपना नवीनतम प्रस्तावित 2040 का जलवायु लक्ष्य घोषित किया है, यानी कि 2040 क्लाइमेट टारगेट्स। इन्होंने कहा नेट एमिशन रिडक्शन टारगेट करना है, 90% तक ये कम करने वाले हैं। जो नेट एमिशन होता था 1990 के स्तर में, 2040 तक आते आते 90% तक कम करना चाहते हैं, जितना 1990 में होता था उत्सर्जन। ये है लक्ष्य कुल मिला करके, यानी कि 1990 के लेवल से अगर कंपेयर करें 2040 तक यूरोपियन यूनियन 90% रिडक्शन करना चाहता है।
ऑरोविले अनुभव यात्रा के बारे में यहाँ पे बताना कौन सा करेक्ट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंतर्गत स्टूडेंट्स को ऑरोविले एक्सपीरियंस ट्रिप पर ले जाया गया था। ऑरोविले एक यूनिवर्सल टाउनशिप डेवलपमेंट किया जा रहा है। 50,000 लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर आकर के रहेंगे और सस्टेनेबल लिविंग को शो करेंगे। सस्टेनेबल लिविंग पर आधारित ये मॉडर्न टाउनशिप विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में डेवलप किया जा रहा है, जो कि थोड़ा थोड़ा पुडुचेरी में भी पड़ता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। सभी कथन यहाँ पे सही हैं। और ओले फॉरेस्ट के बारे में, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो है कब अस्तित्व में आया था, ये आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। टाइप बार वैक्सीन के बारे में क्या सही है। फेज 3 ट्रायल्स यहाँ पर मलावी अफ्रीका में शुरू किए गए थे टाइप बार के। टाइप बार बेसिकली क्या है, भारत बायोटेक द्वारा निर्मित टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन है, जो कि मलावी में यूज़ की जाएगी। वर्ल्ड फर्स्ट क्लिनिकली वैलिडेटेड कॉन्जुगेट टाइफाइड वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। इसको प्री क्वालिफिकेशन मिला था WHO की तरफ से 2017 में। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। किस राज्य की सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए आजीविका हेतु 1,000 रुपये की एक मुश्त नगद सहायता की घोषणा की थी। तो एक मुश्त नगद सहायता की घोषणा की थी ओडिशा ने, कि जो भी PDS के अंतर्गत आते हैं उनको वन टाइम जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस 1,000 रुपीज़ का मिला करेगा ओडिशा में। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके पानी के अणुओं को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है ये मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन लगातार इवॉल्व करने वाला टर्म है। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक इसका, कि कैसे प्राप्त करते हैं, वाटर को स्प्लिट करके रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। तो पहला सही है। और दूसरा है कि भारत ने 2047 तक 6 मेगा बंदरगाहों को विकसित करने की योजना बनाई है। तो ये भी सही है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हाल ही में केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज और ओशन स्टडीज ने निसार चरण 2 परियोजना में भाग लेने की घोषणा की है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार स्टेज 2 रडार डेटा के माध्यम से फॉरेस्ट बायोमास और कार्बन अनुवीक्षण पर केंद्रित एक अत्याधुनिक अनुसंधान परियोजना है। फॉरेस्ट बायोमास और कार्बन मॉनिटरिंग पर ये संयुक्त परियोजना किसकी है, नासा और इसरो की। इसको बोला जा रहा है निसार। तो इसमें केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज भी शामिल हो गया है। तो दोनों यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा CA। 1 and 2 बोथ करेक्ट। इसके बाद गलत कथन का चुनाव करना है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती मनाई गई थी 8 फरवरी को। एकमात्र भारतीय जाकिर हुसैन एक भारतीय राजनेता थे और 1967 में भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। सही। इसके बाद है कि ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार इन 1957 और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर इलेक्ट हुए थे 1962 में। ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे कथन यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निगम लिमिटेड के 19वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की थी। इसकी अध्यक्षता की थी हमारे वित्त मंत्री जी ने, मिसेज निर्मला सीतारमण जी ने। और ये जो आपका निकाय है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड करेंसी मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कब अस्तित्व में आया था? 2006 में, 2006। क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2024 में वायरल संक्रमण क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज के कारण 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये न्यूज़ आई थी, सही है। KFD डिसीज एक जूनोटिक डिसीज है, कोरोना की तरह बंदरों में पाई जाती थी, इसी वजह से इसको मंकी डिसीज नाम दिया गया था। ये भी सही है। और ये फर्स्ट आइडेंटिफाई की गई थी एक सिक मंकी में 1957 में कर्नाटका में। ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। हाल ही में किस राज्य की ऊना और हमीरपुर जिलों की 11 उचित मूल्य की दुकानों यानी फेयर प्राइस शॉप्स को ONDC में शामिल किया गया है? ONDC मतलब ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में शामिल किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के 11 फेयर प्राइस शॉप्स को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये शॉप्स कहाँ को बिलोंग करती हैं? हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए। 12 फरवरी 2024 को टोंस ब्रिज स्कूल देहरादून में जनरल बिपिन रावत जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी आदमकृत प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? तो ये प्रतिमा का अनावरण किया था हमारे रक्षा मंत्री ने। ऑप्शन नंबर ए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, जिसके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को एनोनिमस कह सकते हैं डोनेशन प्राप्त होती थी। एनोनिमस डोनेशन जो है प्राप्त होती थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सबसे पहले कब जारी की गई थी? जनवरी 2018 में।
और जब जारी की गई तब भी इसके बारे में क्वेश्चन आया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके इसको खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अभी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में एनोनिमस डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टीज रिसीव कर सकती, तो इस तरीके से वोटर का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, उसको कह सकते हैं वायलेट करने का काम करता है। ये कह करके इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आधिकारिक तौर पर कोल्टन की खोज किसने की थी? ये सार्वजनिक किया था केन्या ने कहा था कि उन्होंने कोल्टन की खोज कर ली है। कोल्टन बेसिकली क्या है? स्मार्टफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में काम आने वाला एक अलॉय है। इसको कोलम्बाइट टेंट लाइट भी कह सकते हैं कोल्टन। सी यहाँ पे सही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने और डिजिटल वॉलेट और यूपीआई जैसी सेवाएं बंद करने के आदेश दिए थे। ये सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट संबंधित है। जो 3 सदस्यीय कमेटी होती है जिसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री, जिसमें शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो होती है, जैसे इस समय अधीर रंजन चौधरी हेड कर रहे हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा में ऑफिशियली। तो इन तीनों लोगों से मिलकर जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो नाम सजेस्ट करती है लोकपाल के सदस्यों का और लोकपाल के चेयरपर्सन का। तो नए चेयरपर्सन लोकपाल के सुझाए गए हैं उनका नाम है अजय माणिकराव खानविलकर। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज अजय माणिकराव खानविलकर अब हमारे नए चेयरपर्सन बन गए हैं लोकपाल के। जो सिलेक्शन कमेटी 3 सदस्यों की, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं और CJI होते हैं, उन्होंने इनका नाम अप्रूव कर दिया है। तो अब ये हमारे नए लोकपाल बन गए हैं या लोकपाल के अध्यक्ष बन गए हैं। तो ये यहाँ पे सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ लोकपाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हालांकि इनका जो चयन होता है वो सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से होता है, जिसमें ये 3 सदस्य शामिल होते हैं। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है लोकपाल वाला, ध्यान रखिएगा। और इस चयन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 3। और कौन कौन होते हैं वो सब हमने बता दिया आपको। इसके बाद कौन सा कथन गलत है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ये सही है। और 10वें मुख्यमंत्री ये झारखंड के बन गए हैं। ठीक, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कोई है नहीं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2024 से डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने की शुरुआत करने वाला है या कर चुका है? यूरोपीय संघ में ये वीजा जारी करने वाला पहला देश बन गया है। फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू इशू दीस वीजास। डिजिटल शेंगन वीजा किसने जारी करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला पहला कंट्री बना है फ्रांस। यहाँ पे सही है बी। इसके बाद जनवरी 2024 में किस देश ने ऑपरेशन स्माइल एक्स चलाकर 3479 बाल मजदूरों को बचाया है? तो स्माइल एक्स ये चलाया था तेलंगाना की पुलिस ने, इसको चलाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के बारे में क्या सही है? भारत ने पेरिस फ्रांस में के एफिल टावर में UPI लॉन्च कर दिया है। UPI भारत की मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली है जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में शुरू की गई थी। ये सही है। तो दोनों यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। तो UPI सर्विसेज इन 7 देशों में चल रही हैं: फ्रांस, UAE, सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है चुने? डी। रविंदर रेड्डी और मुरलीधर रेड्डी ने तेलंगाना के सीतम्मा लोडी में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की है। सही। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने ट्रैक चाइल्ड पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया मिसिंग फाउंड चिल्ड्रन के लिए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और झारखंड के लिए। तो सी यहाँ पे सही है। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से किस देश ने 4 फरवरी 2024 को अपना स्वतंत्रता दिवस बनाया? 4 फेब को स्वतंत्रता दिवस होता है श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। 5 फेब 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने निम्नलिखित में से कहां पर भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है? आधारशिला रखी गई थी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है? 6 फेब 2024 को लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक लोकसभा से पारित किया गया, राज्यसभा से पारित किया गया 9 फेब को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना असेंट इसको कब दिया? 13 फेब को। तो ये तीनों डेट्स हो गई। और इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? UPSC, SSC और जितनी भी भर्ती परीक्षा होती हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें माल प्रैक्टिसेस
जो होती हैं पेपर लीक वगैरह जो चीज़ें होती हैं उसको रोकने के लिए ये लाया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करेगा। सरसों और सोयाबीन के बाद कपास बीज या बिनौला तेल भारत में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू उत्पादित वनस्पति तेल है। ये ध्यान रखेंगे। कॉटन सीड ऑयल थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑयल है भारत में। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। सी यहाँ पे सही है। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के संबंध में क्या सही है? हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी जिसे दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र के रूप में जाना जाएगा। तो हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी को दक्षिण भारत संस्कृति से केंद्र के नाम से जाना जाएगा और ये हैदराबाद के सीसीआरटी परिसर में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के भीतर निर्माण किया जाएगा जिसे भारत कला मंडपम भी कहा जाएगा। दोनों यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा सैटेलाइट पेस का लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य महासागर और वायुमंडल का सर्वेक्षण करना है? ये लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। किस राज्य के गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटे प्राचीन गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ये चौथे घोषित किया गया है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। भारत के मैया बंदरगाह से बांग्लादेश के सुल्तानगंज बंदरगाह तक मैया अरिचा मार्ग पर पत्थर ले जाने वाले जहाज़ों का परीक्षण किया गया। ये स्टोन एग्रीगेट ले जाने वाले बांग्लादेश के झंडे वाले एमवी देश बांग्ला को हमारे जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने हरी झंडी दिखाई थी। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर बताना है कौन सही है। 13 से 14 फेब तक यात्रा पर रहे थे। ये उनकी 7वीं यात्रा है 2015 के बाद और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पार्टिसिपेट किया था पीएम मोदी जी ने। ये भी सही है। वहाँ पर जाकर के BAPS स्वामीनारायण मंदिर जो फर्स्ट हिंदू टेम्पल है अबू धाबी में उसका इनॉग्रेशन भी किया था इन्होंने। ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है डी। भारत यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दूसरा सबसे बड़ा निवेश गंतव्य है। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है चुने? हाल ही में जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का काम किया है। सही। और ग्लोबली अमेरिका लार्जेस्ट इकोनॉमी है, चाइना सेकंड और चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट है। ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। इसके बाद बताना है 14 फेब 2024 को कुवैत में भारतीय MSME के लिए एक भंडारण सुविधा भारत मार्ट का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था। ये सही। भारत मार्ट जिसके 2025 तक चालू होने की उम्मीद है, एक भंडारण सुविधा है जो भारतीय कंपनियों को दुबई में व्यापार करने में सक्षम बनाती है। सही। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट सी। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के परिसर में एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने समझौता किया है। इससे यहाँ पर एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा और इस तरीके का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर हाइड्रोजन पावर फैसिलिटी उनके अपने परिसर में उपलब्ध होगी। बाकी वर्ल्ड फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट भी कौन बना था? कोचीन का एयरपोर्ट बना था केरल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुल वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 25% है। वर्ष 2025 के अंत तक सऊदी अरब अपनी पहली लग्जरी ट्रेन शुरू करेगा जिसका नाम ड्रीम ऑफ द डेजर्ट होगा। ये भी सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर द्वारा आपूर्ति की गई पहली 6 कोच प्रोटोटाइप ड्राइवरलेस ट्रेन प्राप्त हुई है। ग्रीस ने समलैंगिक विवाह नागरिक विवाह को मंजूरी दे दी है और इस तरीके से ऐसी अनुमति देने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया, यानी कि फर्स्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री टू अलाउ या लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, ग्रीस। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। पहला ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। तेलंगाना विधानसभा ने सर्वसम्मति से राज्य में एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया। ये सही है। उसके बाद है कि थर्ड स्टेट ये बन जाएगा आंध्र प्रदेश के बाद और बिहार के बाद जो कास्ट बेस्ड सेंसस यहाँ पे कराएगा।
ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेट होगा जो कास्ट बेस्ड सेंसस यहाँ पे कराएगा। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। कोई भी करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को इंडिया ने नॉमिनेट किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए 2024-25 ईयर में। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ज़्यादातर फोर्ट और फोर्टिफिकेशन हैं जो 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक मराठा रूलर्स ने डेवलप किए थे। तो ये भी सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में जो राजमार्ग बन रहा है उसके लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो इसे स्थित है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे स्थित है, मतलब सही है, कर्नाटक। एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में बताना क्या सही है? 4 मार्च 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जारी किया था वन नेशन वन कार्ड की अप्रोच के साथ, सही। और इसका एम यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेमेंट्स को पेमेंट्स जो होती हैं उनमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। पूर्व विधि सचिव टी के विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञता समिति ने दिवाला और दिवालियापन संहिता के अधीन एक स्वैच्छिक मध्यस्थता संरचना की सिफारिश की है, यानी कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क को रिकमेंड किया है आईबीसी कोड के अंतर्गत, सही। इसको हेड कौन कर रहे हैं? टी के विश्वनाथन, सही है ये। और इसमें ये कहा गया है कि 15 फरवरी 2024 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी इस बारे में। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सी यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट पूछा है, सी सही है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक के बारे में क्या सही है? राज्यसभा ने 5 फेब को इसको पारित किया, लोकसभा ने 8 फेब को पारित किया। और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में अमेंडमेंट करने वाला है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 को अमेंड करेगा, सही। तो 1 2 3 यहाँ पे सही हो रहा है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी। आरोग्य मेला के बारे में क्या सही? राष्ट्रीय आरोग्य मेला ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 4 डे नेशनल हेल्थ फेयर ये आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, बोथ करेक्ट। हाल ही में किस देश का 2 वर्षीय बच्चा कार्टर डलास ने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कार्टर डलास किस देश को बिलोंग करता है? स्कॉटलैंड को, स्कॉटलैंड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। कल्की धाम मंदिर निर्माण ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। विश्व की दूसरी लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स मई 2024 से अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा और वृंदावन कवर करने वाली द्विमासिक धार्मिक यात्रा शुरू करेगी। तो ये सही है। वर्ल्ड सेकंड, ये तो वर्ल्ड फर्स्ट कौन सी थी? इंडियाज फर्स्ट रॉयल ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, ये राजस्थान में शुरू की गई थी वहाँ के टूरिज्म प्लेसेस के लिए। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। इंटरिम बजट जो है 2024-25 का, इसमें सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए मुफ्त टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन की घोषणा हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा की गई थी। इसमें किस एज ब्रैकेट को मिलेगा इसका लाभ? 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को मिलेगा, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा। रतन टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी में भारत का पहला एडवांस्ड लघु पशु अस्पताल यानी स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल लॉन्च करने की घोषणा की, जिसमें आप अपने पेट्स यानी स्मॉल एनिमल्स का इलाज करा सकेंगे। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। 6 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने किस स्थान पर नया एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ओएनजीसी संस्थान का उद्घाटन किया है? मरीन सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर ओएनजीसी इंस्टीट्यूट का ये पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया गोवा में। ऑप्शन नंबर ए गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत उत्तराखंड में अपनी पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करेगा, ये सही है। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ये एम्स ऋषिकेश में स्टेशन की जाएगी, और कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी विक्टिम का तो 150 किलोमीटर के रेडियस में उसको एयर लिफ्ट किया जाएगा, ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक वार्षिक आदि महोत्सव का आयोजन किया गया था मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया ने किया था, द्रौपदी मुर्मू ने।
इसका आयोजन ट्राइफेड द्वारा किया गया था। ये सही, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। कुरुक्षेत्र जिले के रेवाड़ी से महाभारत थीम वाले ज्योतिसर अनुभव केंद्र का उद्घाटन जो है किसने किया? ज्योतिसर अनुभव केंद्र रेवाड़ी में है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। इसका उद्घाटन किया गया था पीएमजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। गलत कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। समुद्री दिग्गज जो है एनए मार्क्स, इसने हरित हाइड्रोजन से प्राप्त हरे मिथनॉल द्वारा चलने वाले अभूतपूर्व कंटेनर जहाज का अनावरण यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ग्रीन मतलब ये क्या, कंटेनर शिप जो है ग्रीन मिथनॉल से चलेगी, जो ग्रीन हाइड्रोजन से प्राप्त किया जाता है। ये सही है। इसके बाद जापान में 1000 वर्ष पुराना टेम्पल जो है, फेस्टिवल जो है सोमिन साई, ये अभी हाल में खत्म हुआ है। सही, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। इनकरेक्ट इसमें पूछा है तो आंसर डी होगा, नन ऑफ द अबव। फिर सही कथन का इसमें चुनाव करना है। 31 जनवरी 2024 को गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, साउथ इंडिया के एक्टर थलापति विजय ने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है, तमिड़गा वेत्री कड़गम, 2 फेब 2024 को। सही, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बाघेल और भारती प्रवीण पवार ने एम हेल्थ कह सकते हैं सुविधा लॉन्च की, एम हेल्थ इनिशिएटिव, जिसका नाम है किलकारी प्रोग्राम। तो किलकारी प्रोग्राम किन 2 स्टेट्स को बेनिफिट करने वाला है? तो एम हेल्थ इनिशिएटिव, ये किलकारी प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है गुजरात और महाराष्ट्र के बेनिफिशरीज के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना लिया और इस तरीके की पहली भारतीय कंपनी बन गई है जिसका एम कैप 20 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। सही। फिर इसके बाद है कि प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा है 300 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का कार्डीसर भटियान विलेज में, जो कि पूगल तहसील कहाँ पे है? बीकानेर राजस्थान में। ये सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। तो 300 मेगावाट का पावर प्लांट की आधारशिला रखी गई है पूगल बीकानेर में। 16 फेब को हरियाणा के रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला किसने रखी है? पीएमजी ने इसकी आधारशिला रखी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। कोसोवो ने विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन क्षेत्र शेंगन रीजन में वीजा मुक्त पहुंच सुरक्षित कर ली है। तो कोसोवो को अब शेंगन वीजा एक्सेस मिल गया है, शेंगन जोन में वीजा फ्री एक्सेस मिल गया कह सकते हैं। और ये लास्ट नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री है वेस्टर्न बल्कान का जिसको प्रिविलेज मिला है। सही, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस राज्य में देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर की आधारशिला रखी है? इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? इसकी आधारशिला रखी गई है ओडिशा में, संबलपुर ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर ओडिशा में, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि इंडिया फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, इसकी आधारशिला जो पीएम मोदी जी ने कानपुर में रखी थी 2016 में, इसका काम पूरा हो चुका है और ऑफिशियली इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है, इसको इनॉग्रेट भी किया जा चुका है पीएम मोदी जी के द्वारा फरवरी 2024 में ही। तो कानपुर में इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स जिसकी आधारशिला रखी गई थी वो काम करना अब शुरू कर देगा। इसका इनॉग्रेशन हो चुका है पीएम मोदी जी के द्वारा खुद, मतलब फाउंडेशन स्टोन भी इन्होंने रखा था और इसका इनॉग्रेशन भी खुद ही किया है फरवरी 2024 में। ये आईटी कानपुर की मेंटरशिप में ये कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स काम करने लगेगा। ये बहुत ज़रूरी अपडेट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर ऑन व्हील्स जो इनिशिएटिव है उसके बारे में सही क्या है? उधमपुर कठुआ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर डॉक्टर ऑन व्हील्स सर्विसेज शुरू की गई है। ये एआई ड्रिवन मोबाइल टेलीमेडिसिन क्लिनिक है डॉक्टर ऑन व्हील्स, ये यहाँ पे शुरू किया गया है रिमोट एरिया पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए। तो सही है डॉक्टर ऑन व्हील्स के बारे में दोनों स्टेटमेंट, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 13 फेब को नई दिल्ली में अपार वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? हमारे शिक्षा मंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, धर्मेंद्र प्रधान। अपार का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की संकल्पना के अंतर्गत लाया गया है और नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत, यानी जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है, आपने जो भी डिग्रीज अर्जित की हैं, डिप्लोमा है,
सर्टिफिकेट्स हैं आपको, वो एक ही जगह पर स्टोर किया जाए और 12 डिजिट का डिजिटल आईडी बनाया जाए हर स्टूडेंट का, जिससे एकेडमिक अचीवमेंट उनके एक जगह पर रखे जा सकें, जैसे डिजी लॉकर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 20 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? तो ये बना है माल्टा। माल्टा की कैपिटल कौन सी है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, कैपिटल ऑफ माल्टा क्या है? इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $1 मिलियन का पावर्टी और इरेडिकेशन फंड, जो इब्सा ने सेटअप किया है। इब्सा जो संगठन है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का है। इब्सा फंड ये सेटअप किया गया था 2004 मार्च में, और ये ऑपरेशनल हुआ था 2006 में। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। इब्सा हंगर इरेडिकेशन फंड के बारे में निर्माता बोनी कपूर जी ने कहा है कि उनका जो बे व्यू प्रोजेक्ट्स है और रियल एस्टेट डेवलपर भूटानी ग्रुप, ये मिलकर के उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनने वाले इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट में काम करेंगे। मतलब जो जेवर में फिल्म सिटी बन रही है ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में, वो कौन बनाएगा? बे व्यू प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट डेवलपर भूटानी ग्रुप। तो ये सही है। इसके बाद इंडिया इम्प्लीमेंट कर रहा है जेंडर बजटिंग को 2005 से। ये हर बार मैं फेब में आपको बताता हूँ, जिससे आपको याद रहे। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। 4th चिल्का पक्षी महोत्सव के बारे में सही कथन क्या है? 27 से 29 जनवरी तक उड़ीसा में चिल्का पक्षी महोत्सव बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया था। इसका इनॉग्रेशन किया था उड़ीसा के सीएम जी ने। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए, मैंने तो यहाँ पे ईयर लिख दिया आपको याद रहने के लिए, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं लिख करके आएगा, आपको इसमें लगाना पड़ेगा क्रम से। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम ये आया था 1986 में, टोटल सैनिटेशन कैंपेन 1999 में, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में, और रूरल सैनिटेशन स्ट्रैटेजी 2019 से 2029 तक जो लागू की जा रही है वो चल रही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 डी। वियतनाम स्थित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट ऑटो लिमिटेड ने दक्षिण तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक नई एकीकृत ईवी विनिर्माण इकाई की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है। 5 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। तो सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस कंपनी के संस्थापक भाविश अग्रवाल ने ओपनएआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी का मुकाबला करने के लिए भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कृत्रिम एआई लॉन्च किया है? भाविश अग्रवाल सीईओ हैं ओला के। ऑप्शन नंबर बी, ओला। सुदर्शन सेतु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री जी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। सही। सुदर्शन सेतु में सोलर पैनल लगाए गए हैं इसके अपर पोर्शंस में, जो 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करेंगे। सही। अप्रॉक्सीमेटली 2.32 किलोमीटर लंबा है और ये लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है भारत का, बताया जा रहा है। लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है ये, और ये आपको इसी वजह से ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सभी कथन यहाँ पे सही है, डी। सुदर्शन सेतु तो हो गया इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया। इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज ये कहाँ पे बन रहा है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत ने भारत का भाषा एटलस लॉन्च करने के लिए एक भाषाई सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव रखा है। भाषा एटलस में ये करेंगे कि जितनी भाषाएं बोली जाती हैं सभी जगह पर, उसको मैप करेंगे एक जगह पे। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर IIM शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। ये सही है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। सेंट्रल एंटरप्राइज SJVN लिमिटेड ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन शुरू किया है गुजराई सोलर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर स्थित है? गुजराई सोलर पावर स्टेशन, ये कानपुर देहात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, कानपुर देहात। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। दुबई ने एक 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा सिस्टम इंडियन टूरिस्ट के लिए लॉन्च किया, जिससे भारत ज़्यादा वहाँ पे यात्रा करे, मतलब भारतीय लोग यात्रा करें। ये सही है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। इसमें ये पूछेंगे किस जगह से भारत को 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा सिस्टम प्राप्त हुआ है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा UAE, सी यहाँ पे सही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरबा में लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए 2021 में लाए गए एल्युमिनियम पार्क के प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। मतलब ये प्रस्ताव तो आया था कि एक एल्युमिनियम पार्क वहाँ पे कोरबा में सेटअप की जाएगा, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन इसको रिवाइव करने का निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, तो ये सही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु उद्योगों की रियायती दर पर कच्चे एल्युमिनियम की आपूर्ति करने के लिए वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी
बालकों के साथ समझौता किया है, तो ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सही है। 1 and 2 बोथ करेक्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया था, ये सही है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन वही है जो जिसका ब्रांड अमूल है, जो काफ़ी चर्चा में है पूरे देश में, मतलब काफ़ी जो है यूज़ किया जाता है, इसका बटर आता है, काफ़ी सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं इसके, तो ये भी सही है। इसके बाद है कि 8th लार्जेस्ट डेयरी सेक्टर है पूरी, 8th लार्जेस्ट डेयरी है अमूल पूरे विश्व में, ना सिर्फ इंडिया में। 8th लार्जेस्ट डेयरी सेक्टर कंपनी इन द वर्ल्ड, ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। वीडी सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई जाती है फेब में, तो मराठी वीकली विहारी नाम से जो माउथपीस है अभिनव भारत संगठन जो शुरू किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। अभिनव भारत को पहले मित्र मेला के नाम से जानते थे, ठीक है, तो इसका जो माउथपीस यानी मुखपत्र था उसका नाम था विहारी, ये कहीं दिया नहीं बुक्स में, ध्यान रखिएगा, तो ये सही है। इसके बाद है कि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में नासिक में हुआ था, सही, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 5 वर्ष पूरे हो गए 24 फेब 2024 को, सही। और किसान सम्मान निधि की शुरुआत 24 फेब 2019 को पीएम मोदी जी ने की थी, ये भी सही। और इसकी योजना कहाँ से शुरू की गई थी? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश से, ये भी सही। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। किस आईआईटी ने इंडिया लार्जेस्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन या रिमोट पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है एडूरेड के साथ मिलकर के? ये लॉन्च किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने अपने आईआईटी परिसर में इंडिया फर्स्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी को डेवलप किया है। इसके बाद 1300 से 15 वर्ष पुराने ओल्ड बादामी चालुक्य टेम्पल और 12 वर्ष पुराना एक लेबल इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिला है मुदिमाणिक्यम विलेज में। मुदिमाणिक्यम विलेज ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में कृष्णा रिवर किनारे स्थित है, सही। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, सी यहाँ पे सही है। इसके बाद 23 फरवरी 2024 को अमेरिका की ह्यूस्टन स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसियस चंद्रमा के ध्रुव पर उतरा था। 15 फेब को इसको लॉन्च किया गया था। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, हम बता भी चुके हैं, सी यहाँ पे सही है। आदित्य L1 पर लगे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया है। मतलब सोलर विंड इफेक्ट जो कोरोनल मास एजेक्शन का है उसका पता लगा लिया है, सही। कोरोनल मास इजेक्शन जो है ये 1971 में डिस्कवर किया गया था और सोलर टेरेस्ट्रियल इंट्रैक्शंस के रूप में इसकी इंपॉर्टेंस दर्ज की गई थी 1980s में, सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। बरहमपुर यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट में है वहाँ पर एक नई स्पीशी यहाँ पे खोजी गई है एम्फीपॉड की, चिलिका लेक में। ये वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा ये यूपीपीएससी में आता नहीं है। राइट टू अडॉप्ट जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है केस में, उसमें कहा है कि राइट टू अडॉप्ट अ चिल्ड्रन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। बच्चे को गोद लेना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और मध्य प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए एक सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल की अनाउंसमेंट की थी, ये भी सही। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। मेदा राम यात्रा जिसे समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से जाना जाता है किस राज्य की आदिवासी समृद्धि को शोकेस करने वाला फेस्टिवल है? ये फेस्टिवल है तेलंगाना का। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी मार्टन जैसी कम ज्ञात प्रजातियों की रक्षा के लिए TN लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष लॉन्च किया है। तमिलनाडु इंडेंजर्ड स्पीशी कंजर्वेशन फंड ये लॉन्च किया गया है, कहाँ पे? तमिलनाडु में, ये सही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 2023 में उल्लिखित वन की परिभाषा को निरस्त घोषित कर दिया है, ठीक है। ये सस्पेंड कर दिया जो डेफिनेशन वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 में आई थी। तो किस भाषा को अपनाने के लिए कहा है? 1996 में जो फॉरेस्ट केस है सुप्रीम कोर्ट का, गोदावरम केस जिसको कहते हैं, उसमें जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन दी गई है उसको मानने के लिए कहा है, नई डेफिनेशन को रद्द कर दिया है। तो ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हाल ही में कौन सा राज्य मतलब जल जीवन मिशन के तहत 100% कंसंट्रेशन या सैचुरेशन लेवल ऑफ वाटर प्राप्त करने वाला
जिला बन मतलब फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया और 10th इन द कंट्री टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ वाटर अंडर जल जीवन मिशन। ये बना है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये 10th है, तो फर्स्ट इन इंडिया कौन सा था हमें कभी नहीं हमको भूलना चाहिए। वो जितना भी पुराना होता जाए, फर्स्ट इन इंडिया अगर 4-5 साल पहले का भी है तो हम याद रखेंगे। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% हर घर जल सर्टिफिकेशन या फिर 100% कवरेज अंडर जल जीवन मिशन, वो गोवा है, गोवा। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 22 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया था। आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया था यहाँ पे, सही। और भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 12.77 किलोमीटर लंबी जो है T50 उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का एक भाग है। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है और आधारशिला भी उन्होंने रखी थी कुछ साल पहले। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। अनुच्छेद 142 में प्रदत्त अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के नतीजे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, सही। इसके बाद इंडिया रिपील करेगा वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ बैनिंग टोबैको सेल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन्स को टोबैको बैन करने वाला जो कानून है वो न्यूजीलैंड लाया था, जिसको 2024 से लागू होना था। ये पेपर में पूछा गया था, लेकिन अब इस कानून को निरस्त कर दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, इनकरेक्ट पूछा है, सेकंड ओनली बी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 फरवरी 2024 को रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी, सही। सिक्किम एकमात्र अभी तक का ऐसा राज्य था जहां पर रेलवे स्टेशन उपलब्ध नहीं था और राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, ये भी सही है। अब वहां पर 45 किलोमीटर लंबी एक रेल लाइन बन रही है जिससे कुछ स्टेशंस को कनेक्ट किया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सही है, सी यहाँ पे सही है। किस राज्य के वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया कि मार्च से शुरू होने वाले नए सत्रों में मदरसों में बच्चों को रामकथा पढ़ाई जाएगी? ये उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड का निर्णय है, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा इलेक्शंस के लिए लोगो टैगलाइन पेश कर दिया गया है। इस साल 2024 लोकसभा चुनाव की टैगलाइन है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए चुनिंदा समूह को शराब बेचने के लिए एक दुकान खोलेगा? सऊदी अरब में यहाँ पर पिछले 70 वर्षों में पहली बार नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स के लिए लिकर की बिक्री की जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या पर अष्टधातु से निर्मित महर्षि वाल्मीकि की 1100 किलो वजनी प्रतिमा लगाई गई है। इस प्रतिमा का मूर्तिकार है प्रभात राय, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, ये सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, दोनों। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाली फिल्म सिटी में अयोध्या, वाराणसी के घाट, हिमाचल के बाजार, कश्मीर की डल झील और केदारनाथ समेत सभी मंदिरों के सेट बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में ईडा द्वारा विकसित किए जा रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में गामा रेडिएशन सुविधा के जरिए कैंसर समेत कई तमाम फैसिलिटीज़ उपलब्ध होंगी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के संदर्भ में सी यहाँ पे सही है। 23 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में इसका लोकार्पण किया था। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए विश्व के सबसे व्यस्त दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डे से 2023 में उड़ान भरने वाले यात्रियों की सर्वाधिक संख्या के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सर्वाधिक फ्लाइट्स यहाँ पे इंडिया से उड़ाई ली गई थी। हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू विच डेस्टिनेशन? इंडिया। सबसे ज़्यादा लोग इंडिया के लिए यहाँ पे फ्लाइट में बैठे थे। विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। जम्मू संस्कृति स्कूल जम्मू में मेजबानी की गई थी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सस्टेनेबिलिटी फेस्टिवल की, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फेस्टिवल की। कहाँ पे? जम्मू संस्कृति स्कूल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वालमार्ट ओन्ड पेमेंट कंपनी जो फ़ोन पे है, इसने अपना नया मोबाइल ऐप मार्केट प्लेस लॉन्च किया जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। गूगल प्ले और एप्पल के ऐप स्टोर के जैसे ही इन्होंने अपना इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है फ़ोन पे ने। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट।